दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित में उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास के विषय में जान लीजिए। जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आज से यानी 31 मार्च से हम लोग एनटीपीसी की क्लासेस को शुरू करेंगे, उसके मॉक टेस्ट को शुरू करेंगे। मैं आपको कुछ बेहतरीन मॉक टेस्ट कराऊंगा, विश्वास रखिएगा अंत तक। मेरे मॉक टेस्ट के बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस इतना कह सकता हूं, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ इसी से आएगा। इसमें सारी शॉर्ट ट्रिक होंगी, सब कुछ सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, मैराथन क्लासेस होती हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस होती हैं, वो भी आपको मैं दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये कहना होगा सर एएलपी की क्लास जो मॉक टेस्ट है वो बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो भी चलता रहेगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, वो भी आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज अपने मॉक टेस्ट नंबर पहले की बारी है, तो जय श्री राम, हर हर महादेव, गणपति महाराज की सदा ही जय करके क्लास को शुरू करते हैं। 2025 एनटीपीसी का टारगेट है अपना प्रैक्टिस सेट पहला, और इसका पहला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए ये है। एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है और आपसे कह रहा 4x प्लस 3y, और नीचे आपसे कह रहा 4y माइनस 4x का मान क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन होता है कि भाई x का रेशियो आपके पास 3 हो जाएगा, y का रेशियो 4 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रखनी है। x का मान 3 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, y का मान 4 रखेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, y का मान 4 रखने पर ये 16 हो जाएगा, और x का मान 3 रखने पर ये आपके पास 12 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 12 और 12 24, और यहाँ पर हो गया 16 माइनस 12 का मतलब 4 हो गया। तो जब काटेंगे तो रेशियो आपके पास 6 and 1 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समय का ध्यान रखते हुए चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में जिसमें समय देना होगा उसमें देंगे। अननेसेसरी जो रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल को ध्यान से देखना, फिर सरल करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड मास के होते हैं, हो सकता है कई बार क्या है, एक दो बार में आपके इन प्रश्नों का उत्तर सही ना आए, ठीक है। तो कोशिश करिए आराम से आंसर देने की, और फिर उसमें काम करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हम लोग ब्रैकेट को निपटा लेते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास लिखा है 0.4 गुणे में 1/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, 0.4 गुणे 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हिस्सा जो हो गया ये 0.2 का हो गया। डायरेक्ट इस बात को हमने यहां लिख लिया 0.2, ठीक है, 0.2 हो गया। उसके बाद इधर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0.2 गुणे 0.2 तो हो गया 0.04, ठीक है। और 1.04 में से अगर 0.04 को घटाएंगे तो यहां से यहां तक का जो ब्रैकेट है वो हमारे पास 1 दे देगा रिजल्ट के रूप में। क्या देगा? 1। तो ब्रैकेट सॉल्व करने से अपने पास क्या आना था ये कंफर्म हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात को ध्यान से समझते चलिएगा। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है 2.2 गुणे में 0.2, और फिर डिवीजन का साइन था, और यहां पर अपने पास क्या आया था? 0.2 आया, ठीक। फिर माइनस है 1/2 लिखा हुआ है, गुणे में 4 लिखा हुआ है, और उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर अपने पास 1 आ गया था, तो यहां पर 1 आ गया। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन में पहले ये डिवीजन को करना होगा, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 दे देगा। 0.2 को 2 से भाग देने पर 1 आ जाएगा। 2.2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2.2 ही होगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/2 का मतलब 2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, 2.2 में से अगर आपने 2 को माइनस कर लिया तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 0.2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। देखने में ये जरूर लगेगा कि ये सवाल बिल्कुल सरल सा है, लेकिन ऐसे सवालों में बच्चों से बड़ी सारी गलतियां होती है, सिर्फ जल्दबाजी के कारण, और कोई विशेष रीजन नहीं है कि सवाल कठिन है तो आया नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जल्दबाजी के कारण ऐसे प्रश्नों में गलती होती है जो वर्ड मास पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक भवन के शीर्ष से 60 मीटर ऊंचे एक टावर के ऊपर और नीचे के अवनमन कोण जो है वो 30 और 60 है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? बहुत ध्यान से समझना है। एक भवन है, भवन के शीर्ष से 60 मीटर ऊंचे एक टावर के ऊपर और नीचे के अवनमन कोण जो है वो आपको बताया गया, ठीक। हमने कहा भाई ये हमारे पास भवन हो गया, इस भवन के शीर्ष से हमारे सामने एक टावर है जो कि 60 मीटर ऊंचाई का है, ये जमीन हो गई। इस शीर्ष से इस टावर के शीर्ष का जो कोण है, इस टावर के शीर्ष का जो कोण है, ऊपर और नीचे का जो अवनमन कोण है, ये वाला जो
ये आपके पास दिए हुए हैं क्रमशः कितने कितने 30 और 60 डिग्री, मतलब ये कोण आपको बोला गया कि ये जो ऊपर कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है और ये जो अवनमन कोण बना हुआ है ये 60 डिग्री का है। तो अगर ये 60 होगा कोण तो कोण ये भी 60 ही होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा होती है तो ये जो कोण बनते हैं ये वाला और ये वाला, ये क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। इस टावर की लंबाई 60 मीटर दी हुई। अब कह रहा है टावर की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, 60 मीटर ऊंचे एक टावर के ऊपर, टावर की ऊंचाई तो दी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। एक भवन के शीर्ष से 60 मीटर ऊंचे एक टावर, नहीं ये हिंदी में थोड़ा सा मामला गलत है, ऊपर देखना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ये जो बिल्डिंग है वो 60 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर 60। सवाल इसमें हिंदी में जो है ना वो गड़बड़ लिखा हुआ है, मैं हिंदी को ही पढ़ के आपको बता रहा था, तो ये मामला यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब आप समझना ये सवाल क्या था। सवाल ये था कि ये जो बिल्डिंग है इससे इसका अवनमन कोण और इससे इसका अवनमन कोण आपके पास सवाल में दिया हुआ था, और ये 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ये आपके पास जो है ना ये टावर है जिसकी ऊंचाई आपको निकालनी है, ये टावर है। ठीक है, ये सवाल। अच्छा, अब इसके बाद की बात हम कर लेते हैं। ये जो कोण दिए हुए थे ये थे 30 और 60 डिग्री के, मतलब ये वाला एंगल जो था ये आपके पास 30 डिग्री का दिया था ऊपर वाले का, और ये जो नीचे एंगल दिया था ये 60 डिग्री का दिया था। ठीक है, ये ऊंचाई आपको चाहिए। अब एक बात को समझना और बड़े ध्यान से देखना, जो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है तो अगर आपने ये देखा कि ये हिस्सा अगर h है तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होनी चाहिए, h ही होनी चाहिए। इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। बोलोगे नहीं होगी सर, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ जाता हूं। समझना, आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो लिख लीजिए कि अगर एक समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल आपको दिखाई देते हैं, तो 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो 1 के अनुपात में होती है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 के रेशियो में होती है, और जबकि 90 डिग्री के सामने की भुजा का जो अनुपात होता है वो 2 का अनुपात होता है। ठीक, तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज को देख रहा हूं, इस वाले त्रिभुज को, तो यहाँ पर ये एंगल 60 है, 60 के सामने की भुजा जो है वो 60 है, और 60 के सामने की भुजा हमेशा √3 के रेशियो में होगी, तो ये जो मान होगा वो किसका होगा, √3 का। √3 का मान कितना हो गया, 60 डिग्री, तो 1 का मान क्या होगा, 1 की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री के सामने की भुजा होगी। भाई ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये बचा 30 डिग्री होगा। आपका जवाब होगा यस सर, होगा, होगा ना। ठीक है, अब देखो जरा 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, जब √3 से आप 60 को डिवाइड करेंगे, और √3 से 60 को डिवाइड करने पर आपके पास 20 √3 आ जाएगा, यानी ये जो बेस है, जो जमीन की लंबाई है, ये 20 √3 हो गई। अब अगर ये 20 √3 हो गई मेरे प्यारे भाई, तो ये जो हिस्सा होगा ये भी 20 √3 होगा, ये भी अपने पास हो गया 20 √3। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की, गौर से देखिएगा। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक, इसमें ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा पूरा का पूरा, और 60 के सामने की भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे 20 √3। यानी यहां पर ऊपर वाले त्रिभुज में √3 का मान आपके पास 20 √3 दिया हुआ है, करेक्ट। √3 का मान 20 √3 है, तो 1 का मान 20 हो जाएगा, और वो 1 जो होगा 30 के सामने की भुजा होगी, यानी इतनी जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। पूरे 60 की लंबाई में ये हिस्सा 20 हो गया, तो ये जो बचा हुआ निचला हिस्सा होगा ये 40 मीटर की लंबाई का होगा। आप बोलोगे हाँ सर, और अगर ये 40 हुआ तो ये जो ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई, ये भी तो 40 ही होगी। आपका जवाब होगा हाँ सर। तो टावर की ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40 आ जाएगी। क्लियर है, ये बात याद रखना, ये काफी जरूरत होती है हाइट एंड डिस्टेंस में इसकी। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, इसी को रेशियो का हिसाब किताब बोला जाता है। चलिए, 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। कह रहा है 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन, MDH पर है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति हैं, 12 दिन काम करते हैं, एक दीवार का निर्माण कर लेते हैं। कह रहा है 10 दिनों में इसी के बराबर जो दीवार है उससे 50% अधिक काम करना है। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। यानी पहले 2 यूनिट दीवार का निर्माण किया जा रहा था जब यहां पर बात थी, और अब
उससे 1 यूनिट ज्यादा यानी कि 3 यूनिट दीवार का निर्माण किया जाएगा, तो इसमें जो लगने वाले आदमियों की संख्या है वो कितनी होगी, ये सवाल है। सिर्फ एक लाइन का है ही नहीं कुछ और इसमें, ठीक है। जरूरत नहीं है कि आप खामखा परेशान हो कुछ और करें, सिर्फ इतने में काम हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 6 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से फिर से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 दिन का समय लगेगा। आंसर क्या बनेगा सर, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का मतलब डेप्रिशिएट होता है, कम होता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य जो था वो 4,80,000 रुपए था, तो कार की मूल्य क्या होगा। कितने परसेंट की दर से मूल्यह्रास हो रहा है, 20% की दर से, जिसे भिन्न में आप 1/5 लिखते हो, यानी कि 5 से 4 हो जाता है मूल्य 1 वर्ष में। ये 1 साल में कार का मूल्य 5 के रेशियो से 4 के रेशियो में तब्दील हो जाता है। तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर, यानी कि 25 के रेशियो से किस रेशियो में आ जाएगा, तो बोलोगे सर 25 के रेशियो से 16 के रेशियो में आ जाएगा। और आज जब जो 16 के रेशियो में आ चुका है तो उसकी कीमत 4,80,000। कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो बोले सर 16 तिहाई 48 होता है, 30,000 गुना है। कितने गुना है सर, 30,000 गुना है। 16 और इसमें जो कितने का गुणा होगा, 30,000। तो अगर हम यहाँ 30,000 का गुणा करेंगे, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, यानी कि 7,50,000 उसका मूल्य हो जाएगा। या आप यूं देख सकते थे कि अगर हम 16 को 4,80,000 के बराबर करते तो 1 यूनिट का मान आता, फिर आप 25 यूनिट का मान निकालते, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता, समझने की जरूरत है, ठीक है। जब एक संख्या n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो संख्या के स्क्वायर यानी n स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, बात को समझिएगा, डिटेल भी बता देता हूं। जैसे अगर किसी संख्या को आप 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। आप अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा ना, पहले वाले शेषफल का वर्ग प्राप्त होगा। पहले वाले शेषफल का क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। ये याद रखना कि जो शेषफल वर्ग प्राप्त करने पर आया है वो हमने डिवाइजर से ज्यादा बड़ा तो नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर वर्ग करके आपके पास 9 आता तो वो अपने भाजक यानी 5 से बड़ा होता, तो फिर उसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं। यहां पर शेषफल 2 आया था, जब वर्ग करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी अब शेषफल क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अच्छा, ये सवाल होता कैसे, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या n है, अब इसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं। आपको ये तो पता नहीं कि कितनी बार भाग गया होगा, आपने कहा q बार भाग गया होगा और शेषफल आपके पास 2 आया होगा। तो भाई यहाँ पे n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 5q + 2, यही आएगा ना, 5q + 2 मान हो जाएगा, संख्या हमारे पास ये हो जाएगी। अब अगर मैं इस संख्या का वर्ग करता हूं यानी n स्क्वायर लिखता हूं, n स्क्वायर जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस में आपके पास 5 दूनी 10 दूनी 20q आ जाएगा, है ना, ये n स्क्वायर हो गया। अगर n स्क्वायर को मैं 5 से विभाजित करूं तो इसको भी 5 से करूंगा, क्योंकि यही तो n स्क्वायर का मान है। तो आप क्या देखोगे, 5 से ये पूरा हिस्सा कट जाएगा क्योंकि 25 था, और 5 से ये पूरा हिस्सा कट जाएगा क्योंकि 20 था, पूरा पूरा कट जाएगा। अब चाहे यहाँ q कुछ भी हो, तो बचेगा अपने पास शेषफल के रूप में क्या बचेगा, तो आप बोलोगे शेषफल के रूप में तो 4 बचेगा। लेकिन एग्जाम में ये करना नहीं होगा, ये आपको आना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका कम से कम 5 से 10 सेकंड ले लेगा। और इस सवाल में 5-10 सेकंड नहीं देने होते हैं, सिर्फ ये सवाल 1 सेकंड में ही आपके प्रश्न को सोल्यूशन तक पहुंचाता है, अगर ये बात आपको पहले से पता हो। मैं दोनों चीजें, दोनों एक्सपेक्ट आपको लेकर बताते हुए बहुत अच्छे ढंग से बिना किसी जल्दबाजी के आपके साथ चलूंगा, ठीक है। अगला सवाल है, ये सवाल देख लीजिए, बड़ा ही सरल है, थीटा का मान पूछ रहा है। बड़ा ही सरल तरीके से आपके पास थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इससे सरल कोई सवाल मेरे ख्याल से बनता नहीं है। भाई यहां पर लिखा है -3, तो उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी यहां पे क्या बचेगा, √3 tan 2 थीटा, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 3। अब √3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपने पास √3 आ जाएगा। और अगर tan थीटा में √3 आ रहा है तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan में, तो आपका जवाब होगा सर ये tan 60 की वैल्यू होती है।
तो tan से tan खत्म हुआ, तो 2 थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों अगर 60 डिग्री है तो आप सिंपल सी बात को तो बता ही सकते हो ना कि थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब इसके लिए ये सब लिखने की आवश्यकता है क्या? खुद से ईमानदारी से आप खुद सोचो, है कोई जरूरत इसको लिखने की? नहीं है ना। मन में कई बार ये आ रहा होगा कि सर इतने सरल सवाल आप क्यों करा रहे हो, आप इसकी टेंशन मत लो, मुझे पता है लेवल क्या होता है। एनटीपीसी में एक्चुअल लेवल ये होता है कि अगर मान लीजिए आप सीबीटी 1 दे रहे हैं या सीबीटी 1 देने वाले हैं जिसमें 30 क्वेश्चन का वेटेज है, मान लीजिए 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एकदम हलवा होंगे लाइक दिस, 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, जिससे आप सीबीटी 2 की तरफ बढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ये उसका पैटर्न है। अभी जब एग्जाम होगा तब भी देखोगे, 2020-21 में जब एग्जाम हुआ था तब भी आपने देखा था। आइए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे, जितने पास होने के लिए चाहिए था उससे 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? ये बड़ा बढ़िया सवाल। कारण ये है इस सवाल में क्योंकि परीक्षा सेम है, उसी परीक्षा में 2 छात्रों का डाटा आपके पास दिया हुआ, सेम परीक्षा में। एक ने 65% नंबर लाए, 20 नंबर कम रहेगा, नहीं तो पास हो जाता। एक के नंबर आए 80% और जितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए उससे 10 नंबर ज्यादा है। तो पहला काम जानते हैं ऐसे प्रश्नों में क्या करना होगा कि जो भी 2 आपके पास परसेंट दिए हैं, चूंकि परीक्षा सेम है, उन परसेंट का अंतर ले लो, तो ये परसेंट का अंतर आपके पास आ जाएगा 15%। अब मेरे प्यारे दोस्त अब आगे की कहानी सुन लीजिए, सवाल खत्म हो गया। एक लाइन में होता है सवाल, पहले दोनों प्रतिशत का अंतर ले लीजिए, उसके बाद अगर एक बच्चा योग्यता अंकों से ज्यादा नंबर ला रहा है और एक बच्चा योग्यता के अंकों से कम नंबर ला रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर दोनों के योग्यता अंकों से कम नंबर होते हैं तो दोनों का अंतर ले लेते हैं, या दोनों के योग्यता के अंकों से ज्यादा नंबर होते तो भी दोनों का अंतर ही लेते, ठीक है। एक के 20 नंबर कम थे और एक के 10 नंबर ज्यादा थे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 30 नंबर हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो गया। यानी 15% का मान 30 नंबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त? 1% की वैल्यू होगी 2 नंबर। उस परीक्षा में अगर किसी बच्चे के 2 नंबर आते हैं तो वो 1% बना देता है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी परीक्षा कितने अंकों की है? 200 अंकों की है टोटल। अच्छा, अब यहां पर इसी सवाल में एक बात आपसे और पूछता ये है कि पास होने के लिए जो परसेंट चाहिए था वो कितने परसेंट होना चाहिए? ये परसेंट भी पूछ सकता है, अंक भी पूछ सकता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए थे? अब चाहे आप पहली कंडीशन पकड़ना चाहे दूसरी कंडीशन पकड़ना, आराम से हो जाएगा। पहली कंडीशन में उसके 65% नंबर थे और वो कितने नंबर से फेल हुआ था? 20 नंबर से। तो अगर उसको ये 20 नंबर में और दे देता वो पास हो जाता। अब बोलोगे हाँ, 2 नंबर पर 1% बनता है, 20 नंबर पर कितने परसेंट बनेंगे? तो बोलोगे सर 10% बनेंगे। मैंने कहा हाँ, तो 65% ये और 10% ये, यानी पास होने के लिए जो मिनिमम परसेंट चाहिए थे वो कितने परसेंट चाहिए थे? बोलोगे 75% चाहिए थे। ये सवाल भी इसमें पूछता है कभी कभी, ये तो ये पूछ लेगा कि कुल अंक कितने हैं, या तो ये पूछ लेगा पास होने के लिए परसेंट कितना है। आगे आए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5 और 7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का जो नया अनुपात है वो 1 और 1 हो गया। शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था? अब देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा। लड़के यानी बी फॉर बॉयज और लड़कियां यानी जी फॉर गर्ल, इनकी संख्या का शुरुआत में अनुपात दिया है 5 और 7। अब सवाल ये कहता है कि 8 और लड़कों ने प्रवेश किया, यानी लड़कों की संख्या 8 बढ़ गई। लड़कों की संख्या 8 बढ़ने के कारण अब जो इनका रेशियो है वो हो गया 1 और 1, यानी बराबर बराबर हो गया। 1 और 1 रेशियो हो गया। लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी? तो बोलोगे सर कुछ नहीं बढ़ी, इसका डाटा नहीं दिया है, मतलब 0 बढ़ी। लड़कियों की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हुई, काम खत्म है।
अनुपात ये हो गया, लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ही आपसे पूछा था। अब ऐसे सवाल को हम लोग किस मेथड से करते हैं, तो बोलोगे सर डीसीएम मेथड से करते हैं, डबल क्रॉस मेथड से करते हैं। 5 एकम 5, 7 एकम 7, दोनों का अंतर हो गया 2। 8 एकम 8, इसका इसके साथ गुणा हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसका इसके साथ गुणा हो रहा है। 8 एकम 8, 1 0 0, यानी कि दोनों के बीच का अंतर आ गया 8। एक यूनिट का मान कितना हो गया, 4 हो गया। एक यूनिट का मान 4 हो गया, तो शुरुआत में लड़के और लड़कियों के बीच में जो अंतर था वो 2 यूनिट के बराबर था, और 1 यूनिट 4 आ रही, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कितने लड़के लड़कियों का अंतर था, तो आप बोलोगे 8 का अंतर था। अच्छा, अगर ये पूछ देता कि एक्चुअल संख्या कितनी थी, तो 1 यूनिट का मान 4 आया है, 5 का मान कितना होता, 20 होता, ध्यान से सुनिएगा। 7 का मान कितना होता, 28 होता। अब अगर 8 लड़के बढ़ा देते तो 20 और 8 28 लड़के हो जाते, तब रेशियो फिर से बराबर आता कि नहीं आता। तो वेरीफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। सवाल करते हुए आप आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने किया है वो सरल है, सही है, सत्य है। और इन सब में आपको अन्य बच्चों की अपेक्षा उतना ही समय लगेगा विथ वेरिफिकेशन। ये सारी चीजें सभी को नहीं आती हैं, ईमानदारी के साथ। चौथा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के बीच का अंतर इतना दिया है, तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक जो है वो क्या क्या है, समझना ध्यान से। विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है। तो मैं एक्स वाई मान के इस सवाल को नहीं कर रहा हूं कि मैं एक्स मान रहा हूं, ये मान रहा हूं, वो मान रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या इनके बीच का अंतर 56 है? आप बोलोगे देखो सर 15 में से 9 माइनस कर लेंगे 6 होगा, 21 में से 16 माइनस कर लेंगे 5 होगा। और ये दोनों दो क्रमागत विषम पूर्णांक भी हैं, है कि नहीं है? 13 दो क्रमागत भी हैं, विषम पूर्णांक भी, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया। अब अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पहला ऑप्शन ही आपके पास आंसर हो गया, तो आप बाकी को चेक ही मत करो, क्योंकि 4 में से एक ही सही आंसर होगा। ये उसकी मजबूरी है कि इसी को सही होना चाहिए, बाकी गलत ही होंगे, 100% तय है। ठीक है, ये सवाल देखिए, ब्रैकेट पहले निपटाना पड़ेगा। 1/2 एज इट इज, डिवीजन 1/4 गुणे 1/2 प्लस 1/2 डिवीजन, यहां से आ जाएगा आपके पास 3/16। 3/16। अब कई बार जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये सरल से सवाल भी लोगों से गलत हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण है इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, समझना ध्यान से भाई। इस पूरे हिस्से को अगर तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बोले सर 1 कैसे दिखाई दे रहा है? देखो जरा, 1/2, ये जो डिवीजन था इसको मल्टीप्लाई में कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, और साथ में 1/2 था ही पहले, तो 2 दूनी 4 से 4 खत्म हो गया, 1 आएगा। बोलोगे हाँ सर, तो यहां पर आ गया 1 प्लस 1/2 3/16। अगर आप ये ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आपको 8/3 दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको देखो तो 8/3 दिख रहा है। भाई कैसे 8/3 दिख रहा है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1/2, अब इसको अगर हम डिवीजन में कर ले तो 16/3 होगा, 2 8 16, 8/3 होगा। अब ये सवाल, ये जो हिस्सा होता है इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते कि हम पहले लिख रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको कभी भी x/y डिवीजन, मान लीजिए यहां पर p/q दिखाई दे रहा है, ये संख्या आपस में डिवाइड की जा सकती है, इस संख्या को आपस में डिवाइड किया जा सकता है, ये संख्या आपस में डिवाइड हो सकती है, और ये संख्या भी आपस में डिवाइड हो सकती है। तो जो डिवीजन हो रहा है उसको कर दीजिए ना यहीं से, 2 8 16, कहानी खत्म, और जो आया पलट के लिख देना। अब तो कुछ आ नहीं रहा ना, तो 8/3 हो जाएगा। 1 + 8/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 11/3 हो जाएगा, और 11/3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अरे वाह, चले आइए। कह रहा उमा शंकर हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाता है, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 पर और शेष दूरी को सामान्य गति के 6/5 पर से तय किया।
उमा शंकर उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा है, ये सवाल दिया हुआ है आपके पास। अब जरा गौर से देखना इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल हल्का सवाल नहीं। मैंने कहा था ना कुछ ऐसे सवाल होंगे जो ये तय करेंगे कि सीबीटी 2 में कौन जा रहा है। ये वही सवाल है। ठीक, वीडियो यही रोकना, पहले खुद से कोशिश करना, बाकी आओ देखो। सुबह 7 बजे अगर कोई व्यक्ति निकले, सुबह 7 बजे अगर कोई व्यक्ति निकले और 8:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि उसको जो टाइम लग रहा है वो 1.5 घंटे का लग रहा है। और 1.5 घंटे को हम लोग 3/2 घंटे लिख सकते हैं। ठीक, 1.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 घंटे लिख सकता हूं बहुत आसानी के साथ। इसमें किसी को कोई तकलीफ शायद ना हो। ठीक, अच्छा, सामान्य गति के 5/8 शेष को इतना, अब इतने में तय कर रहा है। मान लीजिए कि जो दूरी उसने 1.5 घंटे में यानी 3/2 घंटे में तय करी, वो दूरी आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए, जो आपकी इच्छा करे। आपने कहा कि भाई डी बराबर जो है, मैं ये मान लेता हूं कि 150 किलोमीटर है। ये 150 ही क्यों मानने, क्योंकि 3 से आसानी से कट जाएगा। 3/2, तो 2 को मैं उठाकर ऊपर लिख देता हूं। दूरी हमने क्या मानी, सबसे पहले 150 किलोमीटर, तो उसकी सामान्य चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सामान्य चाल हो जाएगी 150/3/2। तो सामान्य चाल हो गई उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। 100 से 150 किलोमीटर चलेगा तो 1.5 घंटे का समय लगेगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां के बाद ही कहानी शुरू हो रही है। एक दिन वो सुबह 7 बजे निकला, दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी कितनी है भाई, 150 किलोमीटर। इसका 5वां हिस्सा मतलब 1/5 यानी कि 30 किलोमीटर। दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 पर, सामान्य गति क्या है उसकी, बोलोगे सामान्य गति है सर 100 और इसके 5/6 पर ही चलता है, तो 6 ऊपर जाएगा। हाँ सर चला गया, समझना, जल्दबाजी नहीं, 0 से 0 का काम खत्म कर लेता हूँ। 6 3 18, बल्कि 2 से और कुछ काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये पहला समय आ जाएगा आपके, 6 3 18, 18 बटे कितना हो गया, 10 पंजे 50 हो गया। ये पहला समय आ गया कि 18/50 घंटे का समय उसे लगा, पहली कंडीशन। ठीक, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में बात करता हूं, तो अगर उसने पहले 5वां हिस्सा तय कर लिया कुल दूरी का, यानी कि 30 किलोमीटर तय कर लिया, तो 150 में 30 तय हो गया, तो अब बचा कितना होगा, 120 किलोमीटर बचा होगा, बोलोगे हाँ। इसको अपनी सामान्य गति के 6/5 से तय करता है। सामान्य गति है ये, इसका 6/5 निकालोगे तो इसका 6/5 में 5 ऊपर चला जाएगा, 120 गुणे 5 भी 600 हो जाएगा, 100 गुणे 6 भी 600 हो जाएगा, यानी यहां पर एग्जैक्ट उसे 1 घंटे का समय लगेगा। यहां जो 18/50 आया था, इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड करके आपको लिखना पड़ेगा कि कितने मिनट कितने घंटे हो रहे हैं, तो 60 से गुणा कर लेते हैं। 0 से 0 का काम खत्म, 18 छक्के हो जाएगा 108, 18 छक्के कितना हो जाएगा, 108 बटे में हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, बहुत ध्यान से सुनना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ये मिनट हो गए, क्योंकि हमने इसको मिनट में बदल दिया। यहाँ 21.6 मिनट लगा, यहाँ 1 घंटे लगा उसी दूरी को तय करने में। और भाई साहब वो सुबह कितने बजे चला था, तो बोलोगे सर सुबह 7 बजे चला था। देखो लिखा है ना सुबह 7 बजे चला है, तो सुबह 7 बजे से 1 घंटे के बाद टाइम कितना होगा, 8 बजे का। और 8 बजे से 21.6 मिनट के बाद कितना समय हो रहा होगा, तो बोलोगे सर 8:21 और कुछ सेकंड हो रहे होंगे, यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो अपने ऑफिस 8:21 पर पहुंचा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसमें सीबीटी 2 में कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा डिसाइड करने वाला सवाल है। अगला सवाल ये है, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। अच्छा, भुजा AB और AC वृत्त को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करती है। अच्छा, करने के लिए बढ़ा दिया गया, तो AQ की लंबाई क्या होगी। अब बात को समझना जरा, हमारे पास एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक, ऐसे आगे बढ़ा के लिख लेता हूं, ऐसे हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, मान लो ABC, A B और C।
इसकी बीसी भुजा को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त है, ऐसे इसकी बीसी भुजा को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त है जो कि इसको पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। ए बी और ए सी को, ए बी को जब बढ़ाते हैं तो वो वृत्त से मिलती है किस बिंदु पर? क्यू बिंदु पर। और जब ए सी को बढ़ाते हैं तो वो वृत्त पे मिलती है आर बिंदु पर। कह रहा है ए क्यू की लंबाई क्या होगी? ये भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ए से क्यू तक की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले तो कुछ बातें आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना कि अगर वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से, किससे? वृत्त के बाहर स्थित अगर किसी एक बिंदु से वृत्त पर आप दो टेंजेंट खींचते हैं तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। उसी तरीके से अगर ये वृत्त का बाहरी बिंदु आप देख रहे हैं तो यहां से ये ए क्यू की लंबाई और यहां से ये ए आर की जो लंबाई होगी ये इक्वल होगी। तो सबसे पहले आपने क्या सीख लिया कि ए क्यू की लंबाई जो है वो ए आर की लंबाई के बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से आपको देखने को मिलेगा कि ये भी एक वृत्त का बाह्य बिंदु है और यहां से ये स्पर्शी और यहां से ये स्पर्शी ये भी आपस में बराबर होगी, यानी सीपी का जो मान होगा वो सी आर के बराबर होगा। समझना ध्यान से। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद ये भी वृत्त का बाह्य बिंदु है, यहां से वृत्त पे डाली गई ये स्पर्शी से स्पर्शी के बराबर है, यानी क्यू बी का जो मान होगा वो पी बी के मान के बराबर होगा। ये इस एक सवाल में 3 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं, कभी कदार इनका यूज हो जाता है। लेकिन अभी हमसे जो पूछा है ना कि ए आर की लंबाई क्या होगी, ए क्यू की लंबाई क्या होगी, तो ए क्यू का मान तो ए आर के बराबर है। अब आपसे ए क्यू पूछे या ए आर पूछे तो क्या होगा, याद रखना ऐसी कंडीशन जब बनती है तो उसमें ए क्यू पूछे या ए आर पूछे वो त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इन तीनों के योग का आधा जो होती है वो ए आर की लंबाई होती है या ए क्यू की लंबाई होती है, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। अब ये जहां पर लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला आपके प्रश्न का जवाब हो गया। क्लियर है मेरी बात? क्लियर हो गई बात? चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, ये सवाल पे आ जाते हैं। देखिए P का मान दे रखा है 2 + √3 और Q का मान दे रहा है 2 - √3। P + Q, P / Q का मान क्या होगा? अब ये सवाल आप कैसे सोचते हो, कैसे करते हो, जरा देखते हैं, बात को समझते हैं। आइए जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्त, P का वैल्यू आपके पास 2 + √3 है, ध्यान से सुनना जरा। और अगर बटे में Q लिखेंगे तो Q का मान है 2 - √3। ठीक, आपसे पूछा है P बटे Q का मान क्या होगा। तो दो तरीके होते हैं इस सवाल को करने के, या तो मुंह जवानी कर लीजिए या तो पेन चला लीजिए। तो जब आप पेन चलाएंगे तो पेन चलाने में भी इसके दो तरीके आपको स्पष्ट होंगे। पहला तरीका है कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि 2 + √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और भाई साहब 2 + √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पहला तरीका समझना जरा ध्यान से, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, समझना। ऊपर बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया a - b, a + b, जो कि a² - b² बनेगा। तो a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b² का मतलब √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी कि आपके पास 2 + √3 का होल स्क्वायर देखना है, जो कि क्या बन जाएगा, जो कि बन जाएगा 7 + 4√3 अपॉन में 1 लिखा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है ना, 7 + 4√3। एक तो ये हो गया। दूसरा मेरा कहना जो है वो ये है कि अगर हमारे पास P/Q का ही मान चाहिए था अपने को, जो कि यहां पर ये इस प्रकार से दे रखा था, एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये दिया। तो अगर इसमें दोनों तरफ हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा P + Q और नीचे हो जाएगा P - Q, यहां पर हो जाएगा 2/√3। कभी आपसे अगर ऐसा भी कुछ पूछ लिया जाए कि ये क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अगर हम CND लगा देते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा जाते हैं, तो इसी एक प्रश्न से हमें इसके भी उत्तर मिल जाएंगे कि P + Q क्या होगा और P - Q क्या होगा। बात को थोड़ा सा गहराई से समझना है।
ठीक है, ये चीजें भी आप थोड़ा सा समझ के ही चलिएगा। अच्छा, अभी यहाँ चूंकि हमसे P अपॉन क्यू ही पूछा गया था, तो P अपॉन क्यू का मान हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी 7 + 4√3 अपॉन में नीचे 1 लिखा रहेगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार ये प्रश्न आपसे जो ऑप्शन देगा वो ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दे देगा कि यही फॉर्मेट देता और सीधे प्रश्न का उत्तर पूछता क्या होता, तो फिर तो लिखने की ही जरूरत नहीं पड़ती, सीधे दिखता कि ऊपर 2 + √3 का होल स्क्वायर होना ही होना है ना। ये बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के अंत में 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्षों के अंत में कितनी हो जाएगी राशि? तो भाई अरे भाई, मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपए है और इसको 5 साल लगता है 2 गुना होने में, ठीक। अगले 5 साल में फिर ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 था तो 2 से कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और अगले 5 साल में फिर ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी 4 था फिर से 2 गुना होगा तो 8 हो जाएगा। बोले सर 3 बार क्यों लिखा? 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि आपसे 15 साल पूछा था, 15 वर्ष के अंत में, तो 5 5 10 5 15, 15 वर्ष में राशि 1 से कितनी हो गई? 8 हो गई, यानी कि 8 गुना हो गई। तो अब आपके पास राशि 1 रुपए नहीं थी, कितनी थी? 12,000। अब इसका 8 गुना क्या होता है? 96,000 होता है। आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। बोनस क्वेश्चन है ये, जो आपको नंबर दे के ही जाएंगे। ये देखिए, एक द्विघात समीकरण का एक मूल ये दिया है, समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब हम द्विघात समीकरण को देखते हैं तो द्विघात समीकरण में मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? आप बोलोगे सर एक मूल 5/2 दिया है, दूसरा मूल हम लिख लेते हैं कि मान लीजिए बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है -b/a। माइनस ये लग गया, अब b का मान क्या है? -8 है और a का मान क्या है? 2 है। ये माइनस से माइनस खत्म, 4 दे देगा, यानी 5/2 को हम 4 से अगर घटा लेते हैं तो हमारे पास b का मान आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 3/2 जो हो जाएगा ये दूसरा मूल हो जाएगा। सबसे पहले वो ऑप्शन पकड़िएगा जिसमें दूसरा मूल 3/2 हो। यहां पर हमारे पास दूसरा मूल -3/2 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ -5/2 है, ये खत्म हो गया, यानी पहला ऑप्शन अपना आंसर हो गया। अब आपको m का मान निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, उसका समय बचा, लेकिन अगर निकालना है कि m का मान भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, मूलों का गुणनफल देखिए। तो पहला मूल आपके पास क्या दिया था? 5/2। दूसरा मूल आपने निकाल लिया है 3/2, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। c कितना दिया है? -m, और a कितना दिया है? 2 दिया है। ये 2 से 2 का काम खत्म हो गया, m का मान -15/2 आ जाएगा, वही यहां पर लिखा था। तो कई बार क्या होता है कि सवाल में पूछी जाती हैं 2 चीजें, आप एक निकाल लीजिए और ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि वो जो एक वैल्यू आपने निकाली वो उसी ऑप्शन के साथ लिखी होगी जो सही होगा, तो आपको दूसरा निकालने में जो समय लग रहा है ना वो बचता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन मजे की बात थी। 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 और 10 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? अब चाहे तो इस सवाल को ऑप्शन से ही कर लें, चाहे तो बिना ऑप्शन के कर लें। संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो देखो यहां पर संख्याओं के बीच जो अंतर का रेशियो है वो 1 है, और अगर मैं ये मान के चल लेता हूं कि इस 1 का मान पहला ऑप्शन है यानी 12 है, 1 का मान 12 हो गया, तो 2 का मान क्या होगा? 24 होगा, और 3 का मान क्या होगा? 36 होगा। करेक्ट। अब दोनों में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28, 4 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40। अब जरा 4 से इसको डिवाइड करो, 4 × 7 = 28 और 4 × कितना होगा? 40 हो जाएगा, यानी कि 7 और 10 का रेशियो मिल गया। बोले हाँ सर मिल गया। तो ये कब मिला? जब आपने संख्याओं के बीच का अंतर 12 लिया, पहला ऑप्शन, इसी से आपका मामला सेटिस्फाई हो गया, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप अगर इसे बिना ऑप्शन के करना चाहते हैं तो देख लीजिए कि भाई 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 था, पहली संख्या में भी 4 जोड़ा गया, दूसरी संख्या में भी 4 जोड़ा गया, और उसके बाद ये अनुपात कितने का हो गया? 7 और 10 का। अब बोले सर यहाँ पर लगाइए आप डबल क्रॉस मेथड, जिसे डीसीएम कहते हो। 10 दूनी 20, 7 तीजा 21, अंतर मिला 1 का, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, 10 चौको 40, 7 चौको 28, 28 और 40 के बीच का अंतर हो गया 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई, तो आपसे संख्याओं का अंतर पूछा था, ये अंतर भी आपको 1 यूनिट ही दिखाई दे रहा है।
उस एक यूनिट का मान 12 था तो भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। ठीक है, हाँ और क्या। चलिए नेक्स्ट आइए, दिख रहा है अच्छे से नंबर इसके दिख रहे हैं डीआई के, वेरी गुड। चलिए ये सवाल पर आते हैं, डीआई आपको मिलेगी ही मिलेगी एग्जाम में, कंफर्म मान के चलिए। कह रहा 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है? 2004 से 2008 तक, तो 2004 में बिक्री जो थी वो 35 थी और 2008 में जो बिक्री है वो कितनी है? 70 है। 35 से 70 होने का मतलब वस्तु को 2 गुना होना, और जब कोई चीज 2 गुनी हो गई तो उसमें जो वृद्धि हुई होगी वो 1 की हुई होगी। भाई मान लीजिए एक चीज थी 2 गुनी होगी तो कितने की होगी? 2 की होगी। तो जो वृद्धि हुई है वो 1 यूनिट की हुई है, और अगर इसे आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा, यानी जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितने परसेंट की होगी? 100% की होगी। सी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ सी आपका जवाब होगा। नेक्स्ट, 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर निकालना है। इसमें आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। पहली 5 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 2, 3, 5, 7 और 11। ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका अगर माध्य लेंगे तो कितना बनेगा? 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 11 28/5 इसका माध्य बनेगा। 5 संख्याएं थी तो 5 से भाग दे रहे हैं, बाकी जोड़कर। अब आते हैं पहली 5 अभाज्य संख्या भाज्य संख्याओं पे। तो भाज्य संख्या की शुरुआत होती है 4 से। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 12 होगा। ये हमारे पास पहली 5 भाज्य संख्या, पहली 5 ही लेनी थी, पहली 5 भाज्य संख्याएं हो गई। अब इनका माध्य देख लीजिए तो 6, 4, 10, 10, 20, 9, 29, 29 और 8 37/5 ये हो जाएगा। ठीक, इनका माध्य ये हो गया। अब हमसे कहा था कि इन दोनों का अंतर बताइए, इन दोनों का अंतर। तो 37/5 में से 28/5 घटाएंगे तो 9/5 आएगा, और 9/5 को अगर दशमलव में लिखोगे तो 1.4 लिख लोगे, यानी 1.4। 1.4 क्यों? 5 8 40, 1.8 लिखोगे, और 1.8 ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ, यानी ए में। क्या कहते हो? ठीक है, नेक्स्ट, 2 व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय क्या है? अब अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो उनकी जो गति होगी उसका अंतर लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास उनकी सापेक्ष गति आएगी। एक की गति है 5, एक की गति है 0.5, 5.5, तो इनके बीच का अंतर हो गया 0.5। अब ये दूरी कितनी थी जिसको हमको तय करना था? ये 8.5 थी। तो एक अंक के दशमलव से एक अंक का दशमलव हम हटा देते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर उनको 17 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को बनाने के लिए। बस इतना ही सवाल था ये। हाँ खत्म हो गई। समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD पर लंबवत है। AL का मान दिया है, CD का मान दिया है, CM का मान दिया है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। समांतर चतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये हो गए समांतर चतुर्भुज ABCD। अरे चल जा भाई। AL और CM लंब है ना, तो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। कहता है AL और CM CD और AD पर लंब है। AL लंब है किस पर? CD भुजा पर। A से L जो है ये लंब है CD भुजा पर, ये CD भुजा पर लंब हो गया। और CM लंब है AD भुजा पर। CM है लंब AD भुजा पर, तो ये CM लंब हो गया AD भुजा पर। अब आगे हमसे कह रहा है AL का मान आपके पास दिया है, AL का मान क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। CD भुजा का मान कितना दिया है? ये CD भुजा जो है इसका मान दिया है अपने पास 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद CM भुजा का मान दिया है, ये CM भुजा इसका मान दिया है 15, है ना। और आपसे कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है।
परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग क्या। समांतर चतुर्भुज के परिमाप के लिए हमें उसकी चारों भुजाओं का अगर मामला पता हो जाए तो काम कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। अच्छा अब देखो जरा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल अगर हम समझें और देखें तो काम कुछ आसान हो सकता है ना। समझिएगा क्या आएगा। अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज को इधर से देखता हूं तो ये लंब है, ये उसका आधार है। समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 या आधार गुणे लंब ऐसे लिख लो, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। और अगर मैं इसको जैसे ये बना है इससे देख लेता हूं तो आधार हो गया हमारा AD और लंब हमारे पास क्या हो गया 15 हो गया। तो ये 15 से 15 खत्म हो गया। AD भुजा का मान कितना हो गया 20 हो गया। ये A से D तक की दूरी हमारे पास 20 आ गई। ठीक, अब इस समांतर चतुर्भुज का हमें चाहिए था परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे जो जुड़ी हुई भुजाएं हैं उनका योग, यानी 20 + 15। तो 20 + 15 तो 15 20 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा इसका परिमाप। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। एक भुजा ही तो चाहिए थी हमको भाई। अगर ये भुजा हमारे पास दे रखी है तो इससे जुड़ी हुई भुजा चाहे ये निकाल लेते और चाहे ये वाली निकाल लेते, ये तो दोनों बराबर ही होंगी। तो हमने नीचे की भुजा निकाल ली कि 20 होगी। किससे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, आधार गुणे ऊंचाई है। सवाल नंबर नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपए है। तो सॉरी, तो धनराशि क्या होगी। ये सवाल बड़ा ही सरल शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाता हूं। जब कभी भी आपसे समय 2 वर्ष का देके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा जाता है तो आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फोकस करना होता है। जब समय 2 वर्ष का हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, जिसे आप लिखते हो 1/25, यानी 25 यूनिट के धन पर इसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष में जो अंतर पड़ता है वो 1 के अनुपात में पड़ता है। और 1 वर्ष की बात नहीं थी, यहाँ बात थी 2 वर्षों की। तो 2 वर्षों के लिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/625, यानी मूलधन हो गया 625 के अनुपात में और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 1 के अनुपात में है 2 वर्षों के लिए। और ये अंतर कितना दिया था 20 रुपए, यानी 1 का मान आपके पास 20 रुपए दिया हुआ है। तो 625 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 625 गुणे 20 यानी कि 12,500। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। खत्म हो गया सर। इसमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप कोई रेशियो मेथड लगाएं, कुछ और लगाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। 2 वर्ष के लिए सबसे सरल तरीका था। ठीक है, एक भिन्न का हर अंश से 2 ज्यादा है। जब अंश को 3 से गुणा किया जाए और हर को 2 से गुणा किया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। कह रहा दिया गया भिन्न क्या है। अब हम इस सवाल को अगर हम ऐसे करें कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 ज्यादा है, तो अगर मैं अंश को ये लिखूं x और हर को लिखूं कि इससे 2 ज्यादा है x + 2। अब अंश को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, अंश को मैंने कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, और हर को मैंने 2 से गुणा कर दिया। ये भिन्न कितनी बन गई, ये भिन्न बन गई 1/2। एक तरीका ये भी है कि आप सवाल को ऐसे लिख के करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना लिखने की जरूरत आपको ना पड़े तो आप काम आसानी से बना पाए। कैसे सर, अब ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये यहां पर आया है कि भिन्न क्या है, ये तो आ गया ना। भिन्न का हर उसके अंश से 2 ज्यादा है, भिन्न का हर उसके अंश से 2 ज्यादा नहीं, 3 ज्यादा है। यहाँ 3 ज्यादा है, यहाँ 1 ज्यादा है, यहीं सिर्फ 2 ज्यादा है। कहानी खत्म हो गई। सवाल पढ़ने के बाद ऑप्शन पर एक नजर जरूर रखिए कि ऐसा कोई पॉइंट तो हमें नहीं मिल रहा है कि जिससे हमें सवाल पहली लाइन या पूरा पढ़ने के बाद सिर्फ ऑप्शन देखकर आंसर मिल जाए, उसमें हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। आगे आप सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जानी चाहिए क्या है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब इस 3 अंक की संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए कंडीशन जो होती है उसको ध्यान रखो, या कुछ बहुत स्क्वायर ध्यान रखो, 50 तक के स्क्वायर ध्यान रखो। जैसे मैं ये बोलता हूं कि जो 32 का स्क्वायर होता है वो 1024 होता है, और अगर हम 999 में 25 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 1024 आ जाएगा।
तो क्या जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा। या पूर्ण वर्ग बनने की जो कंडीशन होती है वो सारी चारों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि डीएस 147 ना होगा, यूनिट डिजिट 238 नहीं होगा, आखिरी 3 डिजिट को 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 1 4 शेष बचेगा, और एक जो होता है कि अगर इकाई अंक ये है तो दाही अंक ये होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। चलिए ये सवाल देख लीजिए। मनीष का वेतन 50,000 रुपए है और वो अपनी मासिक बचत को 2 गुना करना चाहता है। अच्छा, मासिक बचत को कितना करना चाहता है, 2 गुना करना चाहता है। ठीक है, करने दो, चाहने दो, चाहत तो मेरी भी है, बहुत सारी चीजें है ना। अच्छा, और शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करना चाहता है। चलो ठीक, तो उसे अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी, अन्य खर्चों पर यहां पर लिखना। अभी ये जो डाटा दिया है वो एक नॉर्मल डाटा दिया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मासिक बचत को 2 गुना किए बगैर का पहले का जो डाटा है वो ये दिया हुआ है। शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करना चाहता है, तो उसे अन्य खर्चों पर कितने रुपए कम करने की जरूरत है, अन्य खर्चों पर कितने रुपए कम करने की जरूरत है। अब जरा बात समझना ध्यान से। टोटल कमाई है उसकी 50,000, बचत 2 गुनी करनी है उसको, और शेष राशि का 50% ही अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। तो मैंने कहा 50,000 में अगर वो अपनी बचत को 2 गुना करना चाहता है तो अपनी बचत जो पहले उसकी 10% थी वो 20% कर देगा। 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपए, यानी अब उसकी सेविंग जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी सेविंग हो जाएगी 10,000 रुपए की। अब 50,000 में 10,000 तो सेविंग के निकल गए, बचे 40,000, ये शेष राशि बची 40,000 की। ठीक, इसका 50%, 40,000 का जो 50% होगा, ये शेष बचा था 40,000, इस 40,000 का 50% जो है यानी आधा जो है वो क्या होगा, 20,000 होगा। ये अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करना चाहता है। घरेलू खर्चे जो है उसके क्या क्या है, घरेलू खर्चे हाउस होल्ड जो है ये है। अन्य खर्चों पर उसे कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है, बात को समझना ध्यान से। बाकी बचे खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है। हाउस होल्ड, मेडिसिन, ट्रेवलिंग, एजुकेशन। 10,000 रुपए सीधे सीधे निकल गए। शेष राशि का 50% वो घरेलू खर्चों पर खर्च करेगा, यानी कि 20,000 रुपए यहां पर खर्च करेगा। 10,000 रुपए सेविंग, 20,000 रुपए ये जुड़कर हो गया 30,000 रुपए। अब बचा 20,000 जो कि वो एजुकेशन पर, ट्रेवलिंग पर और मेडिसिन पर खर्च कर रहा है। पहले कितना खर्च कर रहा था ये देख लो, 20, 15, 35, 35 और 15, 50% पहले खर्च कर रहा था, यानी 50% का मतलब आधा। तो पहले वो अपनी इन चीजों पर 25,000 खर्च कर रहा था, अब वो अपने इन चीजों पर 20,000 खर्च कर रहा है। तो उसने कितनी राशि कम करी, तो जवाब क्या हुआ, 25,000 से 20,000 हो गया, यानी 5,000 रुपए उसने अपने अन्य घरेलू खर्चों पर कम कर दिए। कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गई बात। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड देखा जाए तो बढ़िया सवाल है, हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। 3 साथ के मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाए गए हैं। मंदिर के पुजारियों ने 2, 3 और 5 घंटे के अंतराल के साथ साथ अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया। यदि सुबह 8 बजे पहली बार घंटी बजी हो तो सुबह 9 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेंगे। 8 से 9 के बीच जो समय है वो 1 घंटे का है, जिसे आप 60 मिनट कहते हैं। और जो अलग अलग घंटियां हैं, पहली घंटी 2 मिनट के अंतराल पर, दूसरी 3 और तीसरी 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 मिनट होगा, यानी हर 15 मिनट के अंतराल के बाद, हर 15 मिनट के अंतराल के बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, हर 15 मिनट के अंतराल के बाद। अब ये पूछा है 9 बजे तक कितनी बार एक साथ बज जाएंगी। तो जो 60 मिनट का समय था, इसमें अगर ये तीनों घंटियां हर 15 मिनट के अंतराल के बाद बजती हैं तो इस 60 मिनट के समय में 4 बार बजी होंगी। आप बोलोगे हाँ, लेकिन आंसर 4 बार नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चे 4 बार लगा देंगे और खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सुनना, ये सवाल का आंसर आप तब लगाना जब सवाल को पूरा अच्छे से पढ़ ले, उसके ऑप्शन पढ़ ले। ऑप्शन कह रहा है 2 टाइम्स आफ्टर द स्टार्टिंग टाइम, यानी शुरू होने के बाद 2 बार।
ये कह रहा शुरू होने के बाद शुरुआत के समय के बाद 4 बार, ये कह रहा शुरुआत के समय के बाद 15 बार, ये कह रहा शुरुआत के समय के बाद 5 बार। अगर मैं शुरुआत का समय जोड़ूंगा कि पहले 8 बजे एक साथ बजी होंगी, उसके बाद 4 बार और बजी होंगी, तो इसका मतलब होगा कि शुरुआत के समय के बाद कितनी बार और बजी, 4 बार। और अगर ये पूछता कि टोटल कितनी बार बजी, तो एक इसमें इंक्लूड करके बोलते फिर 5 बार होता। लेकिन इसीलिए कहा ना कि ऑप्शन बहुत पढ़ना सही जरूरी है। 4 टाइम्स आफ्टर द स्टार्टिंग टाइम, शुरुआत में एक बार जो 8 बजे बजी, उसके बाद 9 बजे तक 4 बार और बजेंगे। अगर ये पूछता कुल कितनी बार बजी, तो वो एक जो 8 बजे बजी थी तीनों, उसको भी जोड़ के बोलते कि 5 बार होती। ये इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है इस सवाल के उत्तर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपको डेटा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। लाइन तो दिख ही रही होगी ना, अगर ये भी नहीं दिख रही तो इसको भी मैं दिखाई देता हूं। ठीक, 45 है यहाँ पर, 5-5 के अंतराल पर हैं, 40 है, 35 है, 30 है, 25 है, 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, 0 है। ये अमित है, ये सौरभ है, ये कृपाल है, ये कौन है, ऋषभ है, आर, और ये पृथ्वी है, पी फॉर पृथ्वी। अब दिख रहा है सवाल, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित रेखा आलेख 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में अधिकतम बल्लेबाज ने 500 रन बनाए? इसका डाटा ही अलग है, ये अलग ही दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तो ये तो सवाल कुछ और है और इसकी डायग्राम कुछ और लगा है, बिल्कुल गलत है, छोड़ दीजिए इसको। सवाल कुछ और है, डायग्राम कुछ और है, तो बनेगा नहीं बात, क्योंकि इसमें वर्ष का कुछ वही नहीं दिया है, रन का कुछ वही नहीं दिया है, तो कहां से आप जवाब आ जाएगा। ठीक है, डाटा गलत लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट आइए। 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है, वो संख्या क्या है? एक चीज तो बताएगी नहीं कि वो संख्या 23 का गुणज होनी चाहिए और सबसे छोटा गुणज होनी चाहिए। अगर उसे आप 18 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचना चाहिए, 21 से भाग देंगे तो 10 बचना चाहिए, 24 से भाग देंगे तो 13 बचना चाहिए और 23 का गुणज होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना, जो संख्या 18 से भाग देने पर शेषफल 10 दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस शेषफल को हम संख्या में से घटा दें तो वो संख्या 18 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, और जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो 9 से भी होगी, यानी अंकों का योग 9 होगा। तो अगर इसमें से मैं 10 हटा देता हूं तो ये हो जाएगा 3103। क्या इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, खत्म हो गया। इसमें से अगर मैं 10 हटा दूं शेषफल तो ये हो जाएगा 3121। क्या इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है? 3 2 5, 5 2 7, नहीं कट रहा है, खत्म हो गया। इसमें से अगर मैं 10 हटा दूं तो हो जाएगा 3093। क्या इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है? आप बोलोगे नहीं कट रहा है। और अगर इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 18 से 7 शेषफल था, 7 हटाना है, 10 नहीं हटाना है, 7 हटाना है। 7 शेषफल था ना, तो 7 हटाएंगे। जैसे इसमें से मैं अगर 7 हटा दे रहा हूं 3113 में से, तो ये हो जाएगा 3106। क्या इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, 6 3 9 और 1 10, ये ऑप्शन खत्म। इसमें से अगर मैं 7 हटा देता हूं तो 31 में 7 हटाने पर 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3124। क्या इसके अंकों का जो योग है वो 9 से कट रहा है? 4 3 7 2 9 और 1 10 हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। इसमें से मैं 7 हटाता हूं तो 3 घटेगा 3100, उसमें से 4 और घटा दोगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या? 3096। 3096। मेरी बात समझना ध्यान से, जल्दबाजी मत मचाना। क्या इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है? हाँ सर कट रहा है। इसमें भी करके देख लो, 7 हटा लो तो हो जाएगा 3006। इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है? हाँ सर कट रहा है। 2 ऑप्शन गलत हो गए, बचे 2 ऑप्शन जिसमें ये देखना है कि ऐसा हो। एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया था कि अगर मैं 21 से भाग देता हूं तो शेषफल 10 बचता है। हम 23 का मल्टीपल नहीं चेक कर रहे, हम ये जो सवाल था इसको देख रहे हैं।
21 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। 21 का मतलब ये 7 और 3 से कट रही है। 10 अगर हटा दें तो 7 और 3 से कटना चाहिए। अब यही दोनों ऑप्शन चेक करने हैं, चूंकि ये 9 से कट रहे हैं तो ये 3 से कटेंगे ही कटेंगे, तो हमें सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई चेक करना है। 10 हटाइए यहां से, इससे अगर मैं 10 हटा दूंगा तो हो जाएगा 3093। 3093 क्या 7 से कटता है? डिविजिबिलिटी का अगर नियम याद हो तो और अच्छी बात है कि 3 दूनी 6, इसमें से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो 303 बचेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, नहीं कटेगा 7 से। ये खत्म हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा, यही अपना आंसर होगा। चाहो तो इसमें भी हटा के देख लो, ये हो जाएगा 3003। क्या 3003 7 से कट रहा है? 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 नवा 63 कट रहा है सर। तो यही अपना आंसर हो गया भाई। 4 में से 3 ऑप्शन गलत ही हो गया ना, तो एक ही जो बचा वो सही होगा। या आप ये देख सकते थे कि अगर आपको 23 का पहाड़ा या विभाजकता या एकाधिका के नियम याद हो, जो मैंने आपको पेड बैचेस में पढ़ाए हुए हैं, अच्छा ये तो आप देख सकते हो। ठीक है, मेरी एक क्लास कंप्लीट डिविजिबिलिटी बाय अनुराग दीक्षित के नाम से यूट्यूब पर पड़ी होगी, उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई है, आप उसे चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी इच्छा कर। अगला सवाल, x रूट 12 बराबर 4 प्लस x रूट 3 दिया है, x का मान क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, सुनिए। जैसे ये आपके पास लिखा है x रूट 12, 12 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा x इंटू 2 रूट ऑफ 3 हो जाएगा, और बराबर में 4 प्लस x रूट 3 दिया है, ये दिया। x वाले टर्म एक तरफ ले लो, तो x इंटू 2 रूट 3 में से x रूट 3 घटेगा आके तो सिर्फ x रूट 3 ही बचेगा, और इधर सिर्फ बचा रहेगा 4। x का मान यहां से क्या आ जाएगा? 4 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, और 4 अपॉन रूट 3 ऑप्शन नंबर डी में आपके पास लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का आखिरी सवाल है जो मैं आपको आज होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जो इस क्लास को देखेंगे वो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि एनटीपीसी का एग्जाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पीछे 2 वजहें हैं। पहली चीज, ग्रुप डी के एग्जाम को कोर्ट केस में घसीटा गया है, उसमें 26 मई 2025 की रिजल्ट एक हियरिंग डेट दी गई है। उस हियरिंग डेट के बाद ही कहीं उसकी डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा। तो इस बीच में 3 एग्जाम हैं, एक जेई सीबीटी 2 का, एक एएलपी सीबीटी 2 का और एक एनटीपीसी का। कोशिश होगी रेलवे की ये तीनों एग्जाम उससे पहले करा लिए जाएं, क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 कैंसिल होना और टेक्नीशियन एग्जाम के रिजल्ट में घपलेबाजी होने के सेंस का जो बच्चों में गया है उसको कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश होगी। तो समय है आपके पास ठीक ठीक, और इस समय में मैं आपकी छोटी सी मदद अपने इस कंप्लीट फाउंडेशन बैच के माध्यम से कर सकता हूं, जो कि अर्थमेटिक और एडवांस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, और आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएगा 15 अप्रैल तक। उसके बाद ये कीमत इसकी नहीं रहेगी। ठीक, और आपको ये जो 99 दे रहे हो ना, इसमें 99 में आपको अन्य क्या चीज मिलेंगी? एक पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपके मल्टीपल एग्जाम के टेस्ट होंगे। आप लगाइए, आराम से देखिए, खूब सारे टेस्ट हैं, और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ही साथ आप पढ़िए। 10 दिन 15 दिन आपको कभी ये लग जाए कि यार ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं। ठीक, उसमें एक डाउट ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें अपना कमेंट डाल दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कभी एहसास होता है कि नहीं मेरे 99 रुपए इस टेस्ट सीरीज और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ वो वर्थ नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मेरे सपोर्ट के नंबर, ये जो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 8574389172, इस पे कॉल कर लीजिए। आपसे बिना किसी सवाल के आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाए। ठीक है, और ये बैच आपको कहां पे मिलेगा? ये बैच आपको हमारी एप्लीकेशन बैच बाय अनुराग दीक्षित पर मिलेगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच कर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।